तो चलिए, आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम उन चीजों की गहराई में उतरते हैं जिनसे हमारी ये पूरी दुनिया बनी है। धातु और अधातु, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स। एक छोटी सी लैब से लेकर बड़े बड़े कारखानों तक ये सामग्रियां कैसे काम करती हैं, ये समझना सच में बहुत दिलचस्प है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए फटाफट आज के रोडमैप पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे भौतिक और रासायनिक गुणों से, फिर समझेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, आयनिक कंपाउंड्स का बनना, धातुओं को कैसे निकाला जाता है, और आखिर में बात करेंगे जंग यानी संक्षारण और उससे बचाव के बारे में। भाग 1, भौतिक और रासायनिक गुण। अब अगर हम ध्यान दें तो धातुओं और अधातुओं के बीच का जो सबसे बेसिक फर्क है वो बाहर से ही दिख जाता है। धातुएं जैसे लोहा या तांबा ये कुदरती तौर पर चमकदार होती हैं। इन्हें पीट पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है, जिससे आघातवर्ध्यता या मेलेबिलिटी कहते हैं। और सबसे कमाल की बात, इन्हें खींचकर लंबे तारों में भी बदला जा सकता है, जिसे हम तन्यता या डक्टिलिटी कहते हैं। ये ऊष्मा और बिजली के बहुत बढ़िया सुचालक होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अधातुएं थोड़ी डल या मलिन होती हैं, पीटने पर आसानी से टूट जाती हैं और बिजली की कुचालक होती हैं। लेकिन रुकिए, केमिस्ट्री में सब कुछ एकदम सीधा सीधा नहीं होता। कुछ तत्व ऐसे हैं जो सारे नियम तोड़ देते हैं, जैसे पारा यानी मरकरी। है तो ये एक धातु, लेकिन कमरे के तापमान पर ये लिक्विड रहता है। ग्रेफाइट को ही ले लीजिए, ये एक अधातु है लेकिन बिजली का बेहतरीन सुचालक है। और आयोडीन अधातु होने के बाद भी ये धातुओं की तरह चमकता है ना कमाल? ये चीजें हमें बताती हैं कि विज्ञान में सिर्फ बाहरी रूप रंग देखकर हम किसी को जज नहीं कर सकते। भाग 2, सक्रियता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज। आइए इस लिस्ट पर नजर डालते हैं। इसे हम केमिस्ट्री का एक लीडर बोर्ड मान सकते हैं। इसे ही सक्रियता श्रेणी कहते हैं। साइंटिस्ट्स विस्थापन अभिक्रियाओं यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को देखकर ये तय करते हैं कि कौन सी धातु कितनी ताकतवर है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं हैं, जो इतनी अग्रेसिव हैं कि खुली हवा में आते ही जलने लगती हैं। और एकदम नीचे है सोना और चांदी, जो बहुत ही शांत हैं और किसी से जल्दी रिएक्ट नहीं करते। तो यहां एक सवाल उठता है, जरा सोचिए, क्या होगा जब इस रासायनिक लड़ाई का इस्तेमाल हम अपनी रोजमर्रा की बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाने में करें? जब एक बेहद ताकतवर धातु किसी कमजोर धातु को उसकी जगह से हटा दे, तो क्या नतीजा निकलेगा? इस कोट पर जरा ध्यान देते हैं। ये किसी साइंस फिक्शन मूवी का डायलॉग लग सकता है, लेकिन ये 100% सच है। जब एल्यूमिनियम जैसी बहुत ज्यादा रिएक्टिव धातु का इस्तेमाल होता है, तो विस्थापन के दौरान इतनी भयानक गर्मी पैदा होती है कि ठोस धातुएं तुरंत पिघल जाती हैं। एनर्जी से भरी इस पूरी प्रोसेस को थर्मिट अभिक्रिया कहा जाता है। और इसका सबसे बेहतरीन व्यवहारिक उपयोग यहां देखने को मिलता है। आयरन 3 ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम का रिएक्शन करवाया जा रहा है। इससे इतनी तेज गर्मी निकलती है और लोहा पिघल जाता है कि उसका इस्तेमाल सीधे रेलवे के भारी भरकम और टूटे हुए ट्रैक्स को वेल्डिंग करके जोड़ने में किया जाता है। ये सच में केमिस्ट्री की ताकत का एक जीता जागता सबूत है। भाग 3, आयनिक यौगिकों का निर्माण। चलिए अब एटम के लेवल पर चलते हैं और सोडियम व क्लोरीन के बीच इलेक्ट्रॉनों का ये लेन देन समझते हैं। सोडियम एक धातु है जिसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। वहीं क्लोरीन एक अधातु है जिसे स्टेबल होने के लिए बस एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ होता यह है कि सोडियम अपना वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से क्लोरीन को दे देता है और इस तरह दोनों को एक स्टेबल अवस्था मिल जाती है, जिसे हम ऑक्टेट कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के इसी लेनदेन से आयनिक यौगिक बनते हैं। अब क्योंकि जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो पॉजिटिव हो गया और जिसने लिया वो नेगेटिव हो गया, तो ये विपरीत आयन एक दूसरे को बहुत ही जबरदस्त ताकत से अपनी तरफ खींचते हैं। इस खिंचाव को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्थिर विद्युत बल कहा जाता है, जो इन यौगिकों को एकदम मजबूत और ठोस बना देता है। अगर हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ताकत का अंदाजा लगाना चाहें तो बस इन नंबरों पर गौर करते हैं। इन आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हजारों केल्विन में है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इन विपरीत आयनों के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। भाग 4, धातुओं का निष्कर्षण और परिष्करण। अब वापस बड़े पैमाने पर आते हैं। जमीन से धातुओं को कैसे निकाला जाएगा, ये पूरी तरह से उसी सक्रियता श्रेणी पर निर्भर करता है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। हाई, मीडियम और लो रिएक्टिव धातुओं के लिए जमीन से बाहर आने के अलग अलग रास्ते तय किए गए हैं। इस पूरी इंडस्ट्रियल प्रोसेस को हम बहुत ही आसानी से 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले जमीन से निकले हुए अयस्क यानी ओर से मिट्टी और रेत को हटाया जाता है,
जिसे गैंग कहते हैं। दूसरा स्टेप है भर्जन या निस्तापन, जहां अयस्क को गर्म करके उसे मेटल ऑक्साइड में बदला जाता है। तीसरे स्टेप में उस ऑक्साइड से ऑक्सीजन को अलग करके कच्ची धातु निकाली जाती है, जिसे अपचयन या रिडक्शन कहते हैं। और आखिर में आता है परिष्करण यानी रिफाइनिंग, जहां बिजली का इस्तेमाल करके धातु को पूरी तरह शुद्ध कर लिया जाता है। भाग 5 संक्षारण और उससे बचाव। अब देखते हैं कि लोहे में जंग कैसे लगता है। इन 3 परख नलियों यानी टेस्ट ट्यूब्स पर गौर करते हैं। पहले वाले में पानी और हवा दोनों हैं और कीलों में कितना जबरदस्त जंग लगा हुआ है। दूसरे में हवा को रोकने के लिए तेल की एक परत है और तीसरे में नमी को सोखने वाला एक केमिकल डाला गया है। इन दोनों में बिल्कुल भी जंग नहीं लगा है। ये एक पक्का सबूत है कि लोहे में जंग लगने के लिए हवा और पानी दोनों का एक ही समय पर मौजूद होना बिल्कुल जरूरी है। अब जब ये पता है कि जंग कैसे लगता है तो उसे रोका भी जा सकता है। हमें बस धातु के ऊपर एक ढाल या बैरियर बनाना होता है। ये पेंट या ग्रीस लगाकर किया जा सकता है। एक और बहुत ही बढ़िया तरीका है गैल्वेनाइजेशन, जिसमें लोहे के ऊपर जिंक की एक पतली सी परत चढ़ा दी जाती है। या फिर हम धातुओं को मिलाकर अलॉय यानी मिश्र धातु बना सकते हैं। उदाहरण के लिए लोहे में जरा सा कार्बन मिला दे तो वो बहुत सख्त हो जाता है, और क्रोमियम व निकल मिला दे तो वो बन जाता है स्टेनलेस स्टील, जिसमें कभी जंग ही नहीं लगता। और जब जंग से बचाव की बात हो रही हो तो प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान को कैसे भूल सकते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास खड़े इस लौह स्तंभ को ही ले लीजिए। ये 1600 से भी ज्यादा सालों से खुले आसमान के नीचे खड़ा है। सर्दी, गर्मी, बरसात सब झेल रहा है, लेकिन आज तक इसमें जंग का एक कतरा भी नहीं लगा है। ये इस बात का एक शानदार सबूत है कि हमारे पूर्वजों का मेटलर्जी का ज्ञान कितना एडवांस था। तो आज एक लंबी और बेहद दिलचस्प यात्रा तय की गई है। धातुओं की चमक और खिंचाव से शुरू होकर उनकी ताकत का लीडर बोर्ड देखा गया। एटम के लेवल पर इलेक्ट्रॉनों का खेल समझा गया। बड़े बड़े कारखानों में उन्हें जमीन से निकालने के तरीके देखे गए और अंत में उन्हें जंग से बचाने की तकनीक भी जानी गई। सच कहें तो यही वो बुनियाद है जिस पर हमारी आज की ये पूरी मॉडर्न दुनिया खड़ी है। अब जाने से पहले दिमाग की थोड़ी कसरत के लिए एक सवाल पर विचार करते हैं। क्या कभी ये सवाल दिमाग में आया है कि खाने को सुरक्षित रखने वाले डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन की कोटिंग क्यों की जाती है? यहां जरा रिएक्टिविटी सीरीज को याद करते हैं। जिंक टिन के मुकाबले कहीं ज्यादा रिएक्टिव है। अगर खाने में मौजूद हल्का सा भी एसिड जिंक के टच में आ गया तो रिएक्शन हो जाएगा और खाना जहरीला हो सकता है। टिन कम रिएक्टिव है, इसलिए खाना एकदम सेफ रहता है। तो ये साफ है कि केमिस्ट्री कैसे सीधे तौर पर रोजमर्रा की जिंदगी और सेफ्टी से जुड़ी हुई है। चलिए इस पर विचार कीजिएगा और आसपास के विज्ञान को ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहिएगा।